बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या है कि अगर आपके कोई दुश्मन ऐसे हों जिनके बड़े लिंक्स हों और उसके बहुत सारे लोग हैं जो आपको आ रहे हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आएगा कि मैं कैसे बचूं। सबसे पहले ये आएगा कि मैं खुद को मजबूत बनाऊं, कि जिम जाऊं, बॉडी शूडी बने या मुझे कराटे आते हों और मैं उनसे लड़ सकूं। सेल ने भी यही किया। सेल को जब कोई भी स्टिमुला आया, अब उसने उससे बचने के लिए उसने हाइपरट्रॉफी की, मतलब अपने साइज में इंक्रीज हो गया, जिससे वो अपने साइज से पहले से 2 गुना 3 गुना हो जाता है। और ये जो रिस्पॉन्स है, इट मीन्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ सेल। जब सारे सेल्स का साइज इंक्रीज होगा तो उस ऑर्गन का साइज ही इंक्रीज हो जाएगा। और ये रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकली, मतलब नॉर्मल एक रिस्पॉन्स है, उसमें भी आता है, और पैथोलॉजिकली मतलब किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में भी आता है। मतलब बैठे बैठे उसका दिल के यार लाइफ में कुछ नया करते हैं, चलो जिम जाते हैं। तो ये होता है किसमें, यूट्रस में। यूट्रस की जब प्रेगनेंसी होती है तो वो देखो इतनी बड़ी हो जाती है, तो एक्चुअली में नए सेल नहीं आते, वो पिछले सेल ही हाइपरट्रोफिड हो जाते हैं। इसी तरह जो जिम में जाते हैं स्केलेटल मसल बड़े हो जाते हैं, हार्ट के मसल्स बड़े हो जाते हैं, वो सब भी यही रिस्पॉन्स है। पैथोलॉजिकली मतलब अब डिजीज़ के नतीजे में, तो अब जो कार्डियक मसल्स हैं, अब अगर हाइपर टेंशन है, बहुत प्रेशर है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से खून ने निकलना है, एओर्टा में जाना है, वहाँ जा नहीं पा रहा, वहाँ पे रास्ता बंद है, तो अब उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगा, अपने सेल्स को मजबूत बनाने के लिए उनकी हाइपरट्रॉफी करेगा। और इसके सिग्नल्स कैसे आ सकते हैं, या तो वही कि मैकेनिकल ट्रिगर है कि स्ट्रेच बहुत महसूस हो रहा है दिल को, कि ज़ोर लगाना पड़ रहा है, या फिर मीडिएटर्स हैं जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एड्रिनर्जिक हार्मोन्स हैं, और ये आगे क्या करेंगे, ये प्रोटीन ज़्यादा करेंगे, मायोफिलामेंट्स पर सेल जो है जिन्होंने ज़ोर लगाना है उन्हें ज़्यादा करेंगे, इस तरह फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। और कुछ तो क्या करते हैं कि कहते हैं हम अपने साथी जैसा बन जाते हैं। मतलब ये कि वो जब अल्फ़ा मायोसिन है जो अडल्ट्स में है, वो प्रेशर तो लगा सकती है, लेकिन वो उसको अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं बीटा फॉर्म में, जो कि फीटस में होती है। तो बीटा फॉर्म ऑफ मायोसिन हैवी चेन जो है, ये स्लो तो होती है लेकिन ज़्यादा जो है फोर्स लगाती है। वो कहता है कि ये अडॉप्टेशन अगर ज़्यादा अरसे तक रहे तो फिर सेल इंजरी भी हो सकती है, कि मतलब आप इतना ही जिम में जाओ कि उसके बाद आप कुछ और कर ना सको। तो इसी तरह वो कहता है कि इसकी वजूहात क्या बताता है, वो कहता है कि एक सेल जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं तो ब्लड सप्लाई हर एक तक उतनी नहीं पहुंच सकती, माइटोकॉन्ड्रिया उतने एटीपी नहीं बना सकता, जो है सिंथेटिक मशीनरी उतनी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नहीं बना सकती, तो उससे उल्टा नुकसान होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल मायोसाइट है, ये हाइपरट्रॉफी करके वो इतने बड़े हो गए कि देखो ये वेंट्रिकल के दरमियान में स्पेस ही बड़ी थोड़ी बच गई है, सारा बस सेल वो है, मैस ही मैस है। और यहाँ पे देखो अगर वो इतनी इंजरी हुई है कि अब वो सेल डेथ हो गई है, तो यहाँ पे इवन वॉल्स भी सारी खोखली हैं। अब एक जो जनाब है, सेल ने सोचा कि भाई ये चीज़ तो काम नहीं कर रही, दुश्मन तो बहुत बड़ा है। तो उसने कहा अच्छा, दूसरा जो टाइप का सेल था उसने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने सारे साथी पहलवानों को बुला लेता हूँ। पहलवान ना भी हों, कमज़ोर भी हों, जब इतने सारे होंगे तो क्या कर लेगा दुश्मन। तो ये जो रिस्पॉन्स था कि ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाएं उस इंजरी के ख़िलाफ़, उस दुश्मन के ख़िलाफ़, इसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। सो वहाँ हाइपरट्रॉफी अपना ही साइज़ बढ़ा, हाइपरप्लेजिया साथियों को बुला लिया, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो गए। तो इससे वो कहते हैं ये भी फिजियोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कैसे, जो प्यूबर्टी पे ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और इसे कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया कि जब लीवर का एक पार्ट काटा तो वो दोबारा से ग्रो करके उतना हो गया, तो ये भी उसने हाइपरप्लेजिया रिस्पॉन्स किया, नए सेल बनाए और दोबारा से उनकी कमी पूरी कर ली। पैथोलॉजिकल कैसे हो सकता है कि अगर मेंसेस के बाद पता है कि यूट्रस ने की दोबारा वॉल ने ग्रो करना होता है, ठीक है, तो अब वो ग्रो करते हुए वो अनकंट्रोल थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर जाए तो उससे क्या होगा, अब नॉर्मल मेंसेस होंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यूट्रस का प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होना हाइपरट्रॉफी था, यूट्रस का वैसे मेंसेस के बाद अब नॉर्मल इंक्रीज़ होना जिससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हो, ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है। और ब्रेस्ट का प्यूबर्टी पे इंक्रीज़ होना, ये फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। इसके अलावा उसने मिसाल दी कि प्रोस्टेट है, अगर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाए एंड्रोजन्स के रिस्पॉन्स में, वो भी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन पेपिलोमा के जवाब में भी आए तो वो। अच्छा फिर फ़र्क क्या है हाइपरप्लेजिया में और कैंसर में, ये भी तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। कैंसर इसमें क्या है कि जब स्टिमुलस रिमूव होगा तो वो कहेगा भाई अब सारे उसके दोस्त इतनी देर तक तो साथ नहीं रह सकते, वो सब घरों को चले जाएंगे। कैंसर नहीं जाने देता, वो स्टिमुलस देता रहता है और अब नॉर्मल ग्रोथ होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और वहाँ बड़े मैसेस बन जाते हैं। अच्छा
अब अगर ये चीज़ भी ना करे काम, तो एक तीसरा बड़ा कमज़ोर सा सेल था, उसने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, मैं मर ही जाता हूँ, फिर तो नहीं आएगा, या फिर अपने मरने की खबर चलवा देता हूँ। तो ये है एट्रोफी, कि सेल जो है अपनी सब्सटेंसेस को उसने लॉस किया जो उसे नहीं चाहिए थी, और सेल श्रिंक करके छोटा सा रह गया। तो दुश्मनों ने कहा यार ये तो पहले ही बेचारा मरा हुआ है, इसको क्या मारना है। तो इसकी कॉजेज़ में क्या कहता है कि वर्कलोड कम हो गया, जो इनर्वेशन कम हो गई, ब्लड सप्लाई कम हो गई, मतलब जो जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं सारों की लिस्ट लगा दो। यहाँ भी वो कहता है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे मेनोपॉज है कि एक एज के बाद हार्मोन्स नहीं आया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो फीमेल जो है वो उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, और सब चेंजेस जो आती हैं वो पैथोलॉजिकल, के नर्व ही कट गई है या ब्लड सप्लाई ही कट गई है, तो उसमें आ जाएगा ये। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन की सेंसेस कम हुई और डिग्रेडेशन उसकी ज़्यादा हो गई। साथ में वो कहता है क्यों कम होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा। दूसरी वो कहता है कि उबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे हो सकता है, कि मतलब उबिक्विटिन एक है जिसको हम किसी भी चीज़ के साथ अटैच करें तो प्रोटियोलिटिक एक सेंटर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और उस चीज़ को इनगल्फ कर जाता है। तो एक पाथवे है प्रोटियोलिसिस का, तो उसके ज़रिए से इसको ख़त्म करते हैं, या फिर ऑटोफेगी सेल खुद ही अपने पार्ट्स को खाना शुरू कर दे। अब जनाब ये चार, अब जो चौथा एक सेल है, उसने सोचा नहीं यार, ना मेरे पास दोस्त हैं, ना मैं जिम में जा सकता हूँ, ना मैं अपनी आइडेंटिटी खो सकता हूँ, मतलब ये कि अपना आप को मरवा सकता हूँ। तो उसने कहा मैं रूप बदल लेता हूँ। मतलब ये कि अगर मैं जुल्कुरनैन हैदर हूँ तो मैं अपना नाम यूसुफ के जहन से एक नया शनाख्ती कार्ड बनवा के रह लेता हूँ। तो ये रिस्पॉन्स है सेल ने, जो चौथा उसने अपने आप बचने की तदबीर की है, कि अडल्ट जो सेल टाइप है वो रिप्लेस होके किसी और अडल्ट सेल टाइप में चेंज हो गया। यानी कि अगर वो पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस थी, वो अब चेंज हो गई, कलमनर हो गई, या फिर कलमनर वो हो गई। अब ये दोनों ही चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये चीज़ पहले आपने हिस्टो में क्लियर करो कि जब हम ओरल कैविटी की जो भी डायग्राम बनाते हैं उसमें हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बनाते हैं। जो स्टमक की हम डायग्राम बनाते हैं उसमें हम कौन सी एपिथेलियम बनाते हैं, कोलमनर। ठीक है, तो अब ये कोलमनर ऊपर स्क्वेमस, इन दोनों के अब एसोफेगस क्या है, ऊपर वाली वो स्क्वेमस ही होती है, नीचे वाली कोलमनर होती है। लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे अगर बंदा स्मोकर है या विटामिन ए की उसमें डेफिशिएंसी है, तो उसमें जो नीचे वाली कोलमनर है ना वो भी रिप्लेस होके स्क्वेमस बनती जाती है, एसोफेगस का बड़ा हिस्सा स्क्वेमस हो जाता है। इसे कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। या फिर एक दूसरी बीमारी है कि जिसमें स्टमक में से जो आपकी जो सिक्रीशंस हैं, एसिडिक सिक्रीशंस, वो ऊपर आके आपके एसोफेगस में लगती हैं। तो अब एसोफेगस, वहाँ कोलमनर है ना नीचे, तो एसोफेगस वो चेंज हो के दोबारा से स्क्वेमस बन जाती है, ताकि वो इसके ख़िलाफ़ जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स ना करे, क्योंकि स्मोकिंग से प्रिवेंशन के लिए वो करती है, क्या बनती है, स्क्वेमस बनती है, और जो है कोलमनर स्क्वेमस बनती है, और जो जर्ड है मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, उससे रिस्पॉन्स के लिए स्क्वेमस कोलमनर बनती है। ये आपने याद करना है, ये बहुत सी अक्सर एमसीक्यू आता है इसका। ठीक है, तो आगे वो कहता है कि इसकी वजह से वो कहता है कि जहाँ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ना स्मोकिंग में, तो वहाँ साथ लंग कैंसर भी देखा गया है। तो हो सकता है कि पहले स्मोकिंग, पहले ये स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कराती है, उसके बाद लंग में कैंसर करा देती है। नेक्स्ट वो कहता है एक्यूमुलेशंस होती हैं सेल के अंदर। अब एक्यूमुलेशंस खुद कौन सी हो सकते हैं, खुद एक दफ़ा सोचें। वही सीधी सीधी बातें, लिपिड हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, या अच्छा या क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि हमने कोई चीज़ आपने अंदर लेके गया सेल, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई, है ना। अब इन्हीं चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले फैटी एसिड, लिपिड्स है ना, वो एक्यूमुलेट हुए। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं लिपिड्स की टाइप, जब वो एक्यूमुलेट होती है उसे कहते हैं स्टीटोसिस, ये पास्ट एमसीक्यू है। और ये अमूमन लीवर में एक्यूमुलेट होती है, जिससे फैटी लीवर होता है। और इसकी कॉज उसने कहा टॉक्सिन्स हो सकती हैं, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, डायबिटीज़, ओबीज जो लोग हैं उनमें होता है, अल्कोहल में होता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल की वॉल्व में। उससे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, उससे क्या हुआ, एक प्लग बना और जो खून आ गया वो नहीं जा सकता। तीसरी चीज़, सीधी सी बात ही हमने सोचा प्रोटीन। अब इसकी वो मिसाल देते हुए कहता है कि एक डिज़ीज़ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोट, उसमें क्या होता है कि बॉडी की जो प्रोटीन्स है ना वो सारी यूरिन में जाना शुरू हो जाती हैं, प्रोटीन यूरिया होता है। तो जब हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं वो किसी भी चीज़ को जैसे GFR बनाती हैं, वो निकालती हैं, तो आगे रीएब्जॉर्प्शन भी होती है। तो इसी में जब वो प्रोटीन ज़्यादा निकालती हैं तो रीएब्जॉर्ब भी हो करते हैं किडनी के सेल्स, और जब वो ट्यूब्यूल से सेल रीएब्जॉर्ब करते हैं
तो ये जो सेल्स होते हैं उनकी एक खास करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है कि उनमें प्रोटीन अब ज़्यादा एल्ब्यूमिन एक्यूमुलेट हुई है, तो पिंक हाईली साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें। और दूसरी उसने मिसाल दी, अगर किसी जगह पे इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा है तो वो भी वहाँ पे जब एक्यूमुलेट होंगी तो राउंडेड इओजिनोफिलिक, क्योंकि रेड है ना, रिजल्ट बॉडीज़ बना देंगी वहाँ पे, ठीक है। अब ग्लाइकोजन किधर हो सकता है, तो सीधी सबसे पहले सबसे कॉमन डिजीज़ डायबिटीज़, जिसमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, इकट्ठा होगा। दूसरी कॉमन डिजीज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, वो इकट्ठा हुआ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी जो आपके एग्जाम में आता है, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हैं कि रंगीली चीज़ें जो आपके सेल्स में इकट्ठी हुई हैं। तो सबसे पहले पिगमेंट से आपके जहन में आता है कि अच्छा, कुछ लोगों की देखे कि यहाँ पे गर्दन ज़्यादा काली हुई हुई है, बाकी सारा जिस्म गोरा है, तो वो इसे एक तो अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, कि आप वैसे आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि मेलानिन, यहाँ पे जो पिगमेंट इकट्ठा होता है उसे मेलानिन कहते हैं। तो मेलानिन क्या है, हमारे यूवी रेडिएशन से बचाता है, ये जो गंदुमी रंगत हम एशियंस की है। तो ये एडजेसेंट बेसल केराटिनोसाइट्स में इकट्ठा होता है, डर्मल अपेंडेजेस में होता है। अच्छा, दूसरा जो आता है वो है लाइपोफस्किन, इसे कहते हैं ओल्ड एज का पिगमेंट या फिर वेयर एंड टियर पिगमेंट। ये ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसे ब्राउन एट्रोफी भी कहते हैं। और इसमें कम्प्लेक्सेस किसके होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के, जो कि उन्होंने इस फिगर में दिखाया है। ये देखो, ये ब्लू तो न्यूक्लियस है ना, ये साइड वाला जो ब्राउन है ना, ये है लाइपोफस्किन, वेयर एंड टियर लिगामेंट पिगमेंट। और तीसरा जो है हीमोसिड्रेट, हीमोग्लोबिन जैसे, तो इसमें क्या है, आयरन है, आयरन। तो आयरन जब ये प्रोटीन्स वहाँ एपोफेरेटिन है उनके साथ मिलता है तो फेरेटिन मिसल्स बनाता है। और ये जो एक्सेस ऑफ आयरन है, इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो। एक तो सिंपल हम ईओसिन जो स्टेन है, हीमोटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन, तो उसमें ये ब्राउन कलर का सारा देता है, ठीक है। और अगर ये दूसरा हम स्टेन इसके लिए यूज़ करते हैं पर्शियन ब्लू, तो उसमें ख़ास ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है, जिससे पता चल जाता है क्या है, ठीक है। तो ये इसके दो पिगमेंट्स भी हो गए। अब तीसरा जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अच्छा, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम ज़्यादा होगी। कैल्शियम कहाँ पे ज़्यादा होती है, हड्डियों में। जहाँ पे कैल्शियम इकट्ठी होती है वहाँ पे अक्सर फॉस्फेट भी होता है। तो जिन जगहों पे कैल्शियम ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो वहाँ की जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें क्या स्टोनी अपीयरेंस होगी, ठीक है। वो बहुत छोटे छोटे होंगे या फिर वो मिल के बड़े बड़े स्टोन्स बन जाएंगे, और ये किडनी में स्टोन्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि कैल्सिफिकेशन दो टाइप्स की है। एक तो वो हो गई कि जो नॉर्मल टिश्यू के अंदर हुई, वहाँ पे क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया हो गया ना, तो उसकी वो क्या कहता है, किस में हो सकती है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाए, बोन टूटी है, उसमें से सारा कैल्शियम निकल गया। विटामिन डी की डिजीज़ है, उसमें कैल्शियम सारा इकट्ठा हो गया। सार्कोइडोसिस है, रीनल फेलियर है, किडनी से निकल नहीं रहा, फिर इकट्ठा हो गया। तो उन सब में जो कैल्शिफिकेशन होती है ना, उसे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। दूसरी कैल्सिफिकेशन है कि सेल बेचारा अपना जो है बुरे हाल में है, उसे इंजरी हुई है या वो डेड है, तो वहाँ पे जो है ना कैल्शियम इकट्ठी होगी, तो उसकी वजह से वो क्या है कि एक या तो वो आपके चल के उबिक्विटस पाथवे चलाएगी कि भाई अब तो मार दो मुझे, कुछ नहीं बचा। या फिर वो कहता है कि एओर्टिक वाल्व जो हैं बूढ़े लोग, उनमें क्या होता है, स्टीनोज्ड हो जाता है, क्योंकि उस पर कैल्शियम इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो बड़ा सख्त सा हो जाता है, जैसे कि हमने कहा जैसे हड्डियाँ सख्त होती हैं। आगे वो कहता है कि अब ये कैल्शियम सेल्स के अंदर भी इकट्ठी हो सकती है, बाहर भी इकट्ठी हो सकती है। अंदर इकट्ठी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठी हो सकती है वगैरह, और ये इकट्ठे मिले तो बड़े भी डिपॉजिट्स भी बना सकते हैं। ये हमने वो भी बात कर ली। अब जनाब सबसे आखिरी टॉपिक, एजिंग। तो सेल की एजिंग क्या होती है, ये रिजल्ट है प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन लाइफ स्पैन एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की लाइफ स्पैन कम हुआ और उसकी एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इसकी ये चीज़ों को हम देखने से पहले हम इस चीज़ को एक दफ़ा देखते हैं, हमारे जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं हमारी उम्र को। जो हमारा पहला जीन बनता है ना बच्चे में, उसके अंदर ये एंड पे एक होता है टीलोमर्स। ये एक लंबा सा जीन्स का सीक्वेंस है कि जो रेप्लिकेट होता है, और हर रेप्लिकेशन में आखिरी 2-3 कम होते जाते हैं। तो उसकी वजह से पहले जो इतना था वो इतना हो जाता है, फिर और मज़ीद होती है तो और कम होता है, और कम होता है। तो हर जो टाइप ऑफ सेल है उसका जो जीन है वो स्पेसिफिक है, उसने जितनी दफ़ा डिवाइड करना है ये एक्चुअली में उसके जीन में लिखा हुआ है। तो एक ख़ास के बाद वो मज़ीद डिवाइड नहीं होता, जिससे देखो टीलोमरेज की एट्रिशन होती है, ये सारा ख़त्म हो गया आस्ता आस्ता, बार बार रिपीटेड डिवीजन से। तो आगे क्या होगा, उससे जब डीएनए डैमेज वगैरह होगा तो अब सेल उसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकेगा।
तो उससे क्या होगा, जो सेल है वो मैच्योर होकर बेचारा फोत हो जाएगा, या फिर जो स्टेम सेल्स हैं जिनमें ये ज़्यादा होता है, स्टेम सेल्स मतलब जिनमें एबिलिटी टू डिवाइड है, वो कम हो जाएंगे और एंड पे सेल टिश्यू की डिसफंक्शनिंग या एजिंग हो जाएगी। इसमें अब नॉर्मेलिटी क्या आती है कि एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं, ये टीलोमर्स थे ना, एक एंजाइम होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या करता है, ये सीक्वेंस दोबारा से साथ जोड़ी जाता है, वो उतरता है, वो फिर जोड़ देता है ताकि डिवीजन होती रहे, सेल बूढ़ा ना हो। और जब ये टीलोमरेज ये मूवमेंट एक्टिवेट होता है स्टेम सेल्स में, ताकि जिन सेल्स ने हर वक्त, जैसे बालों के सेल्स हैं, नाखूनों के सेल्स हैं, हमेशा ही होते रहें डिवाइड। लेकिन अगर ये अब नॉर्मली एक्टिवेट हो जाए जहाँ पे नहीं होना था, जैसे दिल में किसी जगह पे, लीवर में किसी जगह पे, जहाँ पे भी ज़रूरत नहीं थी, तो वो क्या होगा, वो बहुत अब नॉर्मल ग्रोथ होगी और कैंसर कॉज करा देगा। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ हो गई। अब हम इस एजिंग वाला पूरा प्रोसेस यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, एक तो होती है एजिंग इस वजह से कि जब एनवायरमेंटल और मेटाबॉलिक इंसल्ट्स आएँ तो डीएनए ने म्यूटेशन कराता है, हमें पता है, और अगर वो रिपेयरेबल हो तो डीएनए खुद को रिपेयर करता है, ठीक करता है। वो कहता है लेकिन कितनी देर तक, डीएनए में बार बार इंसल्ट्स हो रही हैं उस बेचारे की, उसकी बार बार इंसल्ट हो रही हैं, वो रिपेयर करता है तो एक हद तक उसकी वो फिर ख़त्म हो जाती है, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर होती है और उसको फिर जनाब एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस में जाना पड़ता है, तो उससे भी सेलुलर एजिंग होगी। दूसरी उसने कहा टीलोमेयर की शॉर्टनिंग, जो कि हमें पता है जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, उससे भी सेल की रेप्लिकेशन कम होगी तो सेल का लॉस हो जाएगा। तीसरा वो कहता है अगर प्रोटीन हीमियोस्टेसिस मतलब बैलेंस ऑफ प्रोटीन सब हो गया, तब क्या है, प्रोटीन्स कम होंगी या जो डैमेज हैं वो ज़्यादा होंगी, उसकी वजह से भी सेल का फंक्शन ख़त्म हुआ, तो इन सब के नतीजे में सेलुलर एजिंग होगी। तो क्या चीज़ है, हम कैसे रोकें सेल की एजिंग को? तो जनाब आप करें कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से, डाइटिंग करके। रिसर्चेस से अब ये बात साबित हो चुकी है कि अगर एक इंसान ज़रूर उतनी ही खुराक खाता है जिसकी उसको ज़रूरत है, जैसे कि हदीस भी है ना कि उतना खाना खाओ कि अभी तुम्हारे पेट में थोड़ी गुंजाइश रहती हो, फिर छोड़ दो। तो अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हुई तो साइंटिफिकली साबित है कि उसकी वजह से क्या होता है, अब फैक्टर्स वो कहते हैं कि हो सकता है कि इंसुलिन जब एक्टिवेट होती है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के भी वही सिग्नल्स हैं, तो शायद उसकी वजह से होता है ऐसा, या फिर और भी रिसेप्टर्स हैं। खैर इसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अल्टर होती है, तो डीएनए की रिपेयर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और प्रोटीन्स की भी होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है, और उसकी वजह से सेल की एजिंग नहीं होती और सेल जो है वो सर्वाइव कर लेता है। तो ये उसने वही चीज़ बताई है। एंड फिर वो कहता है कि सिग्नलिंग पाथवेज भी होते हैं जो एजिंग को कंट्रोल करते हैं, और ये आखिरी चीज़ कि इन्फ्लेमेशन जब बार बार होती है या किसी जगह में रहती है तो वहाँ का सेल्स भी बेचारों की बहुत इंसल्ट होती रहती है, तो उसकी वजह से भी जो है डीएनए की एजिंग कम होती है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।